क्वेश्चन के लिए डायरेक्शंस गिवन है. Below are the question given. In each question there are three statements. Three statements आपके पास given है. आप देखो A, B, C. So which use phrases or idioms in which are highlighted in bold. तो यहाँ पर phrases और idioms का use है जो bold में आपके पास. You have to find whether each sentence employ the phrases or idioms correctly. तो आपको basically यही देखना है कि जो उसमें use हुए हैं idioms and phrases वो correctly use हुए हैं या फिर उसमें कोई error. तो देखो ए पार्ट है द बिल्डर्स रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ड दिस हाउस, द किचन इज लीकिंग. तो यहाँ पर कट कॉर्नर्स आपके पास गिवन है बोल्डेड पार्ट में इडियम. ठीक है. नेक्स्ट है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी द व्हीकल ड्रॉव ऑफ विदाउट स्टॉपिंग आफ्टर नॉकिंग द गर्ल ऑफ हर स्कूटी. टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी. Third, I thought that the new girl in the class was a snob. Turns out you can't judge a book by its cover. तो ये हो गया आपका सी पार्ट. सो आपने देखा कि तीनों पार्ट में आपके करेक्टली इडियम्स का यूज है, करेक्टली फ्रेजेस हमारे यूज है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस दैट इज मेकिंग अ सेंस. ठीक है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया फिफ्थ दैट इज ए बी सी, क्योंकि ये सब कुछ ही करेक्टली यूज हुए थे. क्लियर. नेक्स्ट देखो ए समंथा ब्रोक अ लेग व्हेन शी सेड दिस कंपनी नीड्स मोर टेक्निकल सपोर्ट. तो मतलब यहाँ पर आ रहा है ब्रोक अ लेग. B, by taking my in-laws on a vacation, I killed two birds with one stone. They already looked impressed by my courtesy. तो यहाँ पर है I killed two birds with one stone. C, Sheila is really feeling under the weather. Today she caught a terrible cold. तो यहाँ पर है feeling under the weather. क्लियर हो गया. तो ये तीन आपके पास बोर्ड में गिवन है. आप देखो इसमें एरर कहाँ पर है. तो अब आप इसमें देखो कि कौन से सेंटेंसेस में हमारा करेक्ट यूज हुआ है फ्रेजेस और इडियम्स का. अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 2 में आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब क्या होता है व्हेन यू कंप्लीट टू एक्शन इन वन. ठीक है. आपने एक ही बारे में दो एक्शन कंप्लीट करे हैं. तो उसने यही किया है कि बाय टेकिंग माई इन लॉज ऑन अ वेकेशन दे ऑलरेडी इम्प्रेस्ड बाय माई कर्टसी. मतलब दो एक्शन हो रहे हैं एक ही बारी में. तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर करेक्ट यूज हुआ है. ऑप्शन सी में देखो शैला इज रियली फीलिंग अंडर वेदर टुडे. अंडर वेदर मतलब शैला इज फीलिंग इल ड्यू और सिक ड्यू टू द कोल्ड. ठीक है. तो ये भी करेक्ट यूज हुआ है आपका. और ए में देखें ब्रोक अ लेग. तो ब्रोक अ लेग इज नॉट अ करेक्ट वे टू यूज हियर इन दिस सेंटेंस. तो आपका बी और सी जो है जो करेक्ट आपका इडियम और फ्रेजेस हैं वो करेक्टली यहाँ पर सेंटेंस में यूज हुए हैं. तो आप ऑप्शन मार्क करोगे बी और सी, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना था कि विच ऑफ द सेंटेंसेस हैविंग द यूज ऑफ करेक्ट फ्रेज और इडियम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ए I and my husband only go to the rock shows once in a blue moon. यहाँ पर आ रहा है once in a blue moon. B, you need to pull yourself together, man. Calm down. Pull yourself together. C, the investigating officer decided to let Sarah off the hook. Let Sarah off the hook. सो ये आपने सारे इडियम्स हमने पढ़े हुए हैं. अब यहाँ पर देखो वंस इन अ ब्लू मून, ये भी करेक्ट है कि आई एंड माई हस्बैंड ओनली गो टू द रॉक शोज, कि हम बहुत कभी कभी जाते हैं वंस इन अ ब्लू मून. तो ये भी राइटली यूज है. यू नीड टू पुल योरसेल्फ टुगेदर, कि आपको एक तरफ अपना मोटिवेट होकर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, काम डाउन हो जाओ. ये भी करेक्ट है. द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिसाइडेड टू लेट सरा ऑफ द हुक, कि उसको सरा को उन्होंने छोड़ दिया कि वो अपना डिसीजन ले जैसे भी ऑफ द हुक. तो यहाँ पर आपने देखा ए बी सी तीनों ही सेंटेंसेस में आपका करेक्ट इडियम फ्रेजेस का यूज हुआ है. तो आप मार्क करोगे ऑप्शन नंबर 5 को. नेक्स्ट इज ए गेटिंग फायर टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज फॉर लॉरा हु गॉट एन ओवरसीज अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ पर देखो ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज ये भी करेक्टली यूज है यहाँ पर. बी रेड एप्पल्स इन कश्मीर एरिया डाइम अ डजन ड्यूरिंग द समर. डाइम अ डजन भी राइट है. C, Pinto seriously rubbed me the wrong way. I did not like him at all. तो यहाँ पर rubbed me the wrong way ये भी राइटली यूज है. ठीक है. तीनों फ्रेजेस इडियम्स करेक्टली यूज हैं. ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर है. क्लियर हो गया क्वेश्चंस. तो यही फाइंड आउट करना है. इसके लिए आपको इडियम फ्रेजेस भी पता होने चाहिए कि आप करेक्टली आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिर देखोगे कि आपके सेंटेंस में करेक्ट इडियम फ्रेजेस का यूज हुआ है या नहीं हुआ है. सो दैट मीन्स आपको उनके मीनिंग्स अच्छे से याद होने चाहिए. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसकी डायरेक्शंस गिवन है. Now you shouldn't blow up at me as the accident was not my fault. Here in this question or the statement, blow up is given in the bold form and the options given for the question are 1. To behave rudely, 2. To be strict to someone, 3. To fine a person
and to get angry. Now you know very well what is the meaning of this highlighted phrase. The meaning for this highlighted phrase, blow up, means to get angry on someone. When you get angry or when you get very aggressive on someone, then you say you blow up at me. So that's why we are saying you shouldn't blow at me means you shouldn't angry at me, as the accident was not my fault, because the accident was not my fault. So the correct answer is option number 4. The meaning for this phrasal sentence or the words is to get angry. Next question we have, one of the wolves broke away from his pack, entered the nearby village. Here in this question, broke away is given in the bold form, broke away. Now the options given are to have a quarrel with someone, to form a group, to escape, to separate from a crowd, and none of these. Now the meaning for this phrasal word, first of all try to understand what the question is saying to you. One of the wolves broke away from his pack, entered the nearby village, means wolves broke away from his pack. Wherever he got packed, he broke away that thing and entered the nearby village, means he or she separate from a crowd, means wherever at whatever the place the wolves is there, they broke away. One of the wolves broke away means separate from a crowd from his pack and entered the nearby village. The meaning for this phrasal word broke away is to separate from a crowd, means when there is a lot of crowd, a lot of people are there and you get separate from them, you try to separate from them. Separation from a crowd is called as broke away. Got it? Let's see the next question now. Now the directions for the given questions given are, find out the meaning of the phrase given in underline and choose the correct answer. Now in these type of questions, the phrasal words are given in the bold as well as in underlined form. You just have to find out their meanings from the given options. Now question is, a few soldiers broke ranks. That means the phrasal words is broke ranks with the military and joined him, along with the tens of thousands of protesters who battled for 2 days with police and government supporters. Options are 1. Catch up, follow suit, show off, fall out of line, and none. Now a few soldiers broke rank with the military means fall out of line with the military. We mean by this phrase is to fall out of line. कुछ सोल्जर्स ऐसे थे जो फॉल आउट ऑफ लाइन हो गए मिलिट्री के साथ और उन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको, अलॉन्ग विद द 10,000 ऑफ प्रोटेस्टर्स भी थे जिन्होंने बैटल किया था फॉर 2 days पुलिस के साथ एंड गवर्नमेंट सपोर्टर्स के साथ. क्लियर? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4. द मीनिंग फॉर दिस फ्रेज इज फॉल आउट ऑफ लाइन. Next we have, governance has broken down with state institutions at war against one another. तो यहाँ पर broken down हमारा बोल्ड में है phrase given. अब देखो options क्या है? To explain step by step, to malfunction or break, to lose control, to reduce something into its components, and done. Now in this question, government has broken down. Governance has broken down. Broken down मतलब कि कुछ उन्होंने break down कर दिया या कुछ malfunction हुआ. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है. Governance has broken down with state institutions means break down means malfunction. To malfunction something or to break something means broken down with the state institutions at war against one another. क्लियर? तो इसका जो फ्रेज का आंसर होगा, मीनिंग है, वो होता है टू malfunction और break. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वुमेन हैव वेग्ड अ स्ट्रगल मीन्स वेग्ड अ स्ट्रगल इज अ फ्रेज फॉर वेरी लॉन्ग एंड विल कंटिन्यू टू डू सो फॉर देयर राइट्स. ठीक है? ऑप्शंस हैं लिव इन डिलेमा, लिव इन एप्रीहेंशन, लॉन्च एन अपराइजिंग, फाइट अ बैटल, नन. फ्रॉम द स्टेटमेंट इट इज डेफिनेटली क्लियर कि वुमेन अपने राइट्स के लिए कुछ बैटल कर रहे हैं, वुमेन अपने राइट्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपने राइट्स को पाने के लिए. तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वेग्ड अ स्ट्रगल, जिसका मीनिंग होता है लॉन्च एन अपराइजिंग. वुमेन जो है बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से दे आर लॉन्चिंग एन अपराइजिंग फॉर वेरी लॉन्ग एंड विल कंटिन्यू टू डू सो फॉर देयर राइट्स. अपने राइट्स के लिए वो बहुत लंबे टाइम से और लंबे टाइम तक दे आर लॉन्चिंग एन अपराइजिंग. ठीक है? अपनी ग्रोथ के लिए. तो थर्ड इसका करेक्ट मीनिंग है. नेक्स्ट है हमारा, साइक्लोन फैनी हैज लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन
Trail of destruction is a phrase across a large part of coastal Odisha. Options are state of havoc, state of bad omen, sign of calamity, fragility and none. So the meaning for the trail of destruction is a state of havoc. कोई ऐसी स्टेट आ गई डिस्ट्रक्शन की, बहुत ही स्टेट आ गई इस तरह से कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है एंड देयर इज लॉट ऑफ लॉस देयर एट हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस. तो वहाँ पर होता है स्टेट ऑफ हवॉक. ठीक है, साइक्लोन फैनी ने क्या करा, एक स्टेट ऑफ हैवॉक उन्होंने साइक्लोन फैनी जो थी उसने क्या करा, इट हैज़ लेफ्ट अ स्टेट ऑफ हैवॉक कंडीशन आ गई वहाँ पर अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ कोस्टल ओडिशा. सो मीनिंग फॉर द ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इज अ स्टेट ऑफ हैवॉक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइल दे फाइट द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स रिमेन अनएड्रेस्ड. तो प्रेसिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमारा फ्रेज है दैट इज गिवन इन द बोल्ड एंड अंडरलाइन फॉर्मेट. ऑप्शंस आर आयरन आउट, अर्जेंट इशू, डिलेमा, रिजॉल्व प्रॉब्लम, नन. तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, वाइल दे फाइट द मोस्ट प्रॉब्लम, मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, मतलब कि मोस्ट प्रेसिंग का मतलब कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट इश्यूज दैट आर नॉट रिजॉल्व टिल नाउ, वेरी अर्जेंट इश्यूज. ठीक है, बहुत ही अर्जेंट इश्यूज है या इमरजेंसी सिचुएशंस है जो अभी तक अनएड्रेस्ड हैं, उनके लिए हम यूज कर रहे हैं मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स. क्लियर. तो यहाँ पर प्रेसिंग प्रॉब्लम्स से क्या मतलब है, अर्जेंट इश्यूज. अब देखो, वाइल दे फाइट द मोस्ट अर्जेंट इश्यूज रिमेन अनएड्रेस्ड. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव इन्फ्लेशन इज स्काई हाई, फूड एंड मेडिसिन आर स्कांट and millions have fled the country owing to its economic woes. Options are too loud, very deep, very high, too large, none. Inflation is sky high. Sky high का मतलब क्या होता है, very high. Inflation इतना ज़्यादा है, food और medicine scant हो चुके हैं, millions have fled the country owing to its economic woes. तो यहाँ पे sky high का meaning क्या होता है, very high. Inflation is very high. क्लियर हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिंग क्वेश्चंस ओवर द क्लीन चिट. क्लीन चिट हमारा फ्रेज है. गिवन टू द CGI बाय इन हाउस कमिटी ओवर द सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस अगेंस्ट हिम, दोज प्रेजेंट सेड द जस्टिस सिस्टम इज इन द डेंजर. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि रेजिंग क्वेश्चंस ओवर द क्लीन चिट. क्लीन चिट का क्या मतलब है, ऑप्शन देखो, रिमूविंग चिट्स, क्लियर्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग, क्लियर्ड पाथ और क्लीन रूम. तो क्लीन चिट आप किस पे दे रहे हो स्टेटमेंट्स पे कि क्लियर्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग, क्लैरिटी दे रहे हो रॉन्ग डूइंग पे. ठीक है, क्लैरिटी इज गिविंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स. तो क्लियर्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग, क्लियर्ड है. तो अब देखो, रेजिंग क्वेश्चंस, जो रेज कर रहा है क्वेश्चंस ओवर द क्लियर्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग थिंग्स गिवन टू द CGI बाय एन इन हाउस कमिटी ओवर सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस अगेंस्ट हिम, दोज प्रेजेंट सेड द जस्टिस सिस्टम इज इन डेंजर. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 2 ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट है, द वे फॉरवर्ड इज नॉट फर्दर क्लैशेस बट म्यूचुअल टॉक्स एम्ड एट रिजॉल्विंग देयर डिफरेंसेस एंड गिविंग प्राइमेसी टू रीबिल्डिंग बोथ द इकोनॉमी एंड द गवर्नेंस सिस्टम. ऑप्शंस आर वे अहेड, कॉन्सिक्वेंटली, गोइंग अवे, लीविंग बिहाइंड और नन. वे फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, द वे अहेड. ठीक है, वे अहेड, आगे का क्या वे होगा, आगे का क्या रास्ता है. द वे फॉरवर्ड इज नॉट फर्दर क्लैशेस, आगे का जो हमारा वे है वो क्लैशेस के लिए नहीं है. द वे अहेड इज नॉट फर्दर क्लैशेस, लेकिन वो म्यूचुअल टॉक से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा. एम्ड एट रिजॉल्विंग देयर डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, एंड गिविंग प्राइमेसी टू रीबिल्डिंग बोथ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में अच्छी सी एक पीस आएगा एंड द गवर्नेंस सिस्टम भी अच्छा होगा. ठीक है, तो इसका आंसर है वे फॉरवर्ड का द वे अहेड. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्शंस गिवन आर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज गिवन बिलो ईच सेंटेंस should replace the phrase printed in underlined letters to make the sentence grammatically correct. Choose the best option among the 5 given alternatives that reflect the correct use of phrase in the context of grammatically correct sentence. And if you find no error, then you have to mark it as no error. अब देखो सेंटेंस क्या, क्वेश्चन कैसा होगा. क्वेश्चन गिवन है, आपके पास कुछ फ्रेज यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट्स में गिवन है. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट
You just have to find out the correct phrase and replace the phrase that is already given in the underlined part, क्योंकि वो उसमें एरर हो सकता है. So आपको एरर ही फाइंड आउट करना है कि ये जो फ्रेज आपका गिवन है ये किससे रिप्लेस होगा बाय द यूज ऑफ अ प्रॉपर फ्रेज हियर. क्लियर? तो अब क्वेश्चन देखते हैं. As part of its political relationships with key island states in the Indian Ocean, China began to give plentiful political and economic resources to drawing the Maldives into its orbit. तो यहाँ पर हमारे पास है began to give plentiful. ये हमारा बोल्ड में अंडरलाइन पार्ट में फ्रेज गिवन है. ऑप्शंस है began to pledge inferior, began to devote considerable, began to devote considerable, began to assign slight, began to commit goodly और no correction required. तो यहाँ पर फ्रेजेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन क्वेश्चंस में कि फ्रेजेस के मीनिंग आपको पता होनी चाहिए. अगर आपको करेक्ट मीनिंग पता होगा फ्रेज का देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द करेक्ट फ्रेज एंड रिप्लेस द रॉन्ग फ्रेज विद इट. तो यहाँ पर अब देखो हमारे पास है बिगेन टू गिव प्लेंटीफुल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज. इसकी प्लेस पे क्या आएगा? बिगेन टू डिवोट कंसिडरेबल. Begin to devote considerable means to devote your time, energy, everything. कि आप डिवोट कर रहे हो अपनी टाइम को, एनर्जी को, अपने वर्क को, हर चीज़ को डिवोशन के साथ. तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को. As part of its political relationship with key island states in the Indian Ocean, China began to devote considerable. China ने अपने सारे resources, political, economic resources दिए to drawing the Maldives into its orbit. ठीक है? तो ऑप्शन 2 is your correct answer. Next question is, India have roused the world over the last decades with a tremendous drive towards modernization and sustainable development. यहाँ पर है have roused the world over. Have roused the world over का क्या मतलब होता है कि इंडिया ने इम्प्रेस करके रख दिया सबको ओवर द लास्ट डिकेड्स अपनी ट्रिमेंडियस ड्राइव से टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन आया जो इंडिया में, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट हैज़ टू प्लेस इन इंडिया ड्यू टू विच इंडिया हैज़ इम्प्रेस द वर्ल्ड ओवर. ठीक है, इम्प्रेस कर दिया इंडिया ने. तो हैव राउज द वर्ल्ड ओवर है हमारे पास यहाँ पे फ्रेज. Options are had inspired the world over, have amazed the world over, has impressed the world over, had excited the world over and no correction. Have roused the world over का क्या मतलब होगा? Has impressed the world over. ठीक है. इंडिया हैज़, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के साथ हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में. इंडिया हैज़ इम्प्रेस्ड द वर्ल्ड ओवर द लास्ट डिकेड्स विद अ ट्रिमेंडियस ड्राइव टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर. इंडिया ने ना तो एक्साइट किया वर्ल्ड को, ना अमेज्ड किया, ना इंस्पायर्ड किया. इंडिया ने हैज़, ठीक है, प्रेजेंट में इंडिया हैज़ इम्प्रेस्ड द वर्ल्ड ओवर. सो दीज आर द करेक्ट आंसर फॉर दीज questions. Next question देखो, reducing the wedge between the wholesale and retail prices will benefit both farmers and consumers and help mitigate करना the policy dilemma as to how to pay farmers a better price while keeping food inflation in check. ठीक है, ऑप्शंस हैं and aid to soothe, मतलब कि help mitigate की प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? aid to soothe and assist intensify, support to temper, help to reveal या फिर no correction required. Well actually this phrase is given absolutely in the correct format. There is no need to replace this phrase क्योंकि ये एक हमारा परफेक्ट मीनिंग बना रहा है. मिटिगेट करेगा वो पॉलिसी डिलेमा को, ठीक है, ना तो वो सूद करेगा, ना इंटेंसिफाई, ना सपोर्ट करेगा, ना रिलीव करेगा. रिलीव करने के लिए नहीं हो रहा है. क्या करेगा? मिटिगेट करेगा जिससे कि फार्मर्स को बेटर प्राइस ऑफर हो सके और उनका उनका वहाँ पे फूड इन्फ्लेशन भी चेक में रह सके. तो आपका जो 5th है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड. दिट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नो करेक्शन इज टू बी मेड. दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी इम्प्रूव्ड. रिड्यूसिंग द वेज बिटवीन द होलसेल एंड रिटेल प्राइसेस विल बेनिफिट both farmers and consumers and help mitigate the policy dilemma as to how to pay farmers a better price while keeping food inflation in check. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ टू डिप्लॉय द पॉलिटिकल कैपिटल टू रिफॉर्म farm markets with the same zeal
as they done while implementing। अब यहाँ पर तो ये सारा हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया as they done, तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। This has to be a proper, there has to be proper phrase replacement here। तो यहाँ पर देखते हैं as they done while implementing the goods and service tax। Options are as it did while implementing, as it did while blowing, as they did while enforcing, as it done while executing, no correction। अगर हम सेंटेंस को यहाँ पे पढ़ें, द यूनियन गवर्नमेंट ने हैज़ टू डिप्लॉय, मतलब अभी डिप्लॉय करेगी यूनियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल कैपिटल को ताकि फार्म मार्केट रिफॉर्म हो सके विद सेम जील के साथ, एज दे डन वाइल द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एज इट डिड, यूनियन गवर्नमेंट के लिए वी आर यूजिंग हियर एज इट डिड, नॉट दे। ठीक है, जैसे उन्होंने किया था वाइल इम्प्लीमेंटिंग, जैसे उन्होंने गुड्स और सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया था, सेम वैसे ही वो उनको डिप्लॉय करने पड़ेंगे पॉलिटिकल कैपिटल को ताकि फार्म मार्केट्स रिफॉर्म हो सके। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट इसका हमारा करेक्ट आंसर है द यूनियन गवर्नमेंट हैज टू डिप्लॉय द पॉलिटिकल कैपिटल टू रिफॉर्म फार्म मार्केट्स विथ सेम zeal as it did while implementing the goods and service tax। ठीक है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सेम डायरेक्शंस में क्वेश्चंस गिवन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चंस में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सबसे ज़्यादा फ्रेज रिप्लेसमेंट से बेस्ड क्वेश्चंस है, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको फ्रेजेस अच्छे से पता होने चाहिए। क्वेश्चन देखो, द मिनिस्ट्री रिमेन्स प्री ऑक्यूपाइड विद रेजिंग प्रोडक्शन एंड सेटिंग हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स, वीक टू ड्रॉप ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फूड इनसिक्योर इन 1960s। यहाँ पर है वीक टू ड्रॉप ऑफ। वीक टू ड्रॉप ऑफ का मीनिंग देखेंगे, एप्ट टू क्लियर ऑफ, अनफिटेड टू शेक ऑफ, अनेबल टू शेक ऑफ, साइडलाइन टू क्लियर ऑफ, नो करेक्शन। तो वीक टू ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है अनेबल टू शेक ऑफ। The ministry remains preoccupied with raising production and setting historic records, unable to shake off the ghost of the food insecure in 1960s। ठीक है, तो इसका जो फ्रेज का हमारा करेक्ट रिप्लेसमेंट होगा दैट इज फॉर द ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव द एग्रीकल्चर सेक्टर इज चेंजिंग रैपिडली and requires proactive policy management to be able to pump benefits for all the stakeholders। ऑप्शन देखते हैं, to be able to slash, to be able to abstract, to be able to abbreviate and to be able to maximize। सेंटेंस पढ़ के क्या लग रहा है कि कौन सा रिप्लेस होगा फ्रेज से? बेनिफिट्स क्या होंगे? मैक्सिमाइज होंगे। सो यहाँ पर आएगा हमारा टू बी एबल टू मैक्सिमाइज, आप रिप्लेस करोगे टू बी एबल टू मैक्सिमाइज से। द एग्रीकल्चर सेक्टर इज चेंजिंग रैपिडली एंड रिक्वायर्स प्रोएक्टिव पॉलिसी मैनेजमेंट टू बी एबल टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट फॉर इट्स ऑल स्टेक होल्डर्स। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास, डिस्पाइट द ग्रॉस इनकम रूल, total taxes paid on R&D activity may therefore be lower in other countries following to India seeking a cross country tax cost disadvantage। तो इन सारी चीज़ों का जो इफेक्ट आ रहा है वो इंडिया पे आया, तो आप फॉलोइंग नहीं बोलोगे, हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखो, एक्सीडिंग टू इंडिया रिकॉग्नाइज, नो, लीडिंग टू इंडिया सफरिंग, येस। सो वी विल से कि इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया लेट्स टू सफर। Preceding to India throb, no. Usher to India enduring, no, and no correction is not। So हमारा जो correct है वो second is to be replaced with the following to India seeking, despite the gross income rule, total taxes paid on R&D activity may therefore be lower in other countries, leading to India suffering a cross country tax cost disadvantage। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2।